गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के टॉप 25 प्रश्न। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, अगर आप किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, यूपीएससी, यूपी पुलिस, डिफेंस, आर्मी, अग्निवीर या किसी भी तरह की परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि साइंस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो मैंने इसमें बायोलॉजी के टॉप 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से, किसी भी तरह की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आने वाले टाइम में जितने भी क्वेश्चंस इसमें से मैंने सेलेक्ट किए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और ये पूछे जा सकते हैं आपके परीक्षा में। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न नंबर 1 हार्मोन का उदाहरण है। आपके ऑप्शन है ए रेनिन, बी साइटोसिन, सी पपरीन, डी ऑक्सीटोसिन। सही जवाब ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्मोन से रिगार्डिंग बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, तो आप इसको याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 2 हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शन है ए हाइपोथैलेमस, बी तनिका, सी थैलेमस, डी पर मस्तिष्क। सही जवाब ऑप्शन ए हाइपोथैलेमस। दोस्तों, हाइपोथैलेमस जो है मस्तिष्क में थैलेमस के नीचे स्थित होता है। हाइपोथैलेमस से हार्मोन अनेक शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि तापमान विनियमन, प्यास, भूख, नींद, मनोदशा और शरीर के अंदर अन्य हार्मोनों का स्राव। हाइपोथैलेमस जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि को नियंत्रित करता है। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, शरीर में हमारे जो है संवेगात्मक क्रियाएं जो होती हैं, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना और हमारे जैसे दुखी होना, खुश होना, ये सब चीज़ें जो है मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस जो है नियंत्रित करता है। प्रश्न नंबर 3 श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में किया जाता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मेडुला ओब्लांगटा, सी व्राण पाली, सी अधः श्वेतक, डी अनुमस्तिष्क। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए मेडुला ओब्लांगटा। दोस्तों, मेडुला ओब्लांगटा जो है मज्जा मस्तिष्क का सबसे निचला भाग है। ये शंक्वाकार रूप में होता है और गुहिका से घिरा रहता है। ये अनैच्छिक गतिविधियों जैसे दिल की धड़कन, लार, श्वसन, निगलने, खांसने, छींकने, पेशाब करने और उल्टी करने आदि को नियंत्रित करता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे मस्तिष्क का। याद रखिएगा, बहुत बार ये पूछा गया है पिछले एग्ज़ाम्स में। प्रश्न नंबर 4 अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं। आपके ऑप्शन है ए आकार में छोटी हो जाएंगी, ऑप्शन बी आकार में बड़ी हो जाएंगी, सी संख्या में बढ़ जाएंगी, ऑप्शन डी संख्या में घट जाएंगी। सही जवाब ऑप्शन सी संख्या में बढ़ जाएंगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हेमोग्लोबिन जो है लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन को वहन करता है। लाल रक्त कोशिकाएं आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को भी निकालती हैं, श्वास छोड़ने के लिए इसे आपके फेफड़ों तक पहुंचाती हैं। उच्च ऊंचाई में क्या होता है, शरीर जो होता है उसमें कम हवा और कम ऑक्सीजन की उपलब्धता के कारण सापेक्ष हाइपोक्सिया की स्थिति में होता है। इस प्रकार एरिथ्रोपाइटिन को लगातार स्रावित किया जाता है और लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो ये आंसर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वॉल्टेयर, ऑप्शन बी लैगरहैंस, सी विलियम हार्वे, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी विलियम हार्वे। विलियम हार्वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शरीर में रक्त परिसंचरण का सही वर्णन किया था। उन्होंने दर्शाया कि धमनियां और शिराएं एक पूर्ण परिपथ बनाती हैं। परिपथ हृदय से प्रारंभ होता है और वापस हृदय तक जाता है। विलियम हार्वे के बारे में अगर कहा जाए तो वो एक अंग्रेजी चिकित्सक और शरीर रचना विज्ञानी थे। 1628 ईस्वी में उन्होंने रक्त परिसंचरण की खोज की थी। तो ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कि कौन से सन में इसकी खोज की गई थी। प्रश्न नंबर 6 इंसुलिन के अल्प श्रवण से कौन सा रोग हो जाता है? आपके ऑप्शन है ए हैजा, बी टाइफाइड, सी मधुमेह, डी इनमें से कोई नहीं।
सही जवाब ऑप्शन सी मधुमेह। दोस्तों, इंसुलिन एक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला हार्मोन है जो हमारे अग्नाशय द्वारा बनाया जाता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए शर्करा का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक है। लेकिन यदि अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है या हमारा शरीर इंसुलिन का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाता है तो उसे उच्च रक्त शर्करा का स्तर यानी हाइपरग्लाइसेमिया भी कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है। इसी के कारण मधुमेह होता है, जिसको डायबिटीज़ भी लोग कहते हैं। और ध्यान देने वाली एक बात और है कि जैसे कि क्वेश्चन ये पूछता है कि इंसुलिन के अल्प श्रवण या इंसुलिन के अतिश्रवण। अतिश्रवण से जो रोग होता है उसका नाम है हाइपोग्लाइसीमिया और अल्प श्रवण से होता है उसका नाम है हाइपरग्लाइसोमिया। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हाइपरग्लाइसीमिया मतलब होता है डायबिटीज, जिसको मधुमेह कहते हैं, और हाइपोग्लाइसीमिया मतलब होता है उसमें शर्करा की मात्रा खून में कम हो जाती है क्योंकि अतिश्रवण करता है इंसुलिन, तो और वो कम कर देता है। प्रश्न नंबर 7, मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए एंथ्रोपोलॉजी, बी कैलोलॉजी, सी ऑनिरोलॉजी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी कैलोलॉजी। दोस्तों, मानव सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहा जाता है। कैलोलॉजी जो है सुंदरता और उन तरीकों का अध्ययन है जिनसे सौंदर्य समाज को प्रभावित करता है। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से सर्वग्रहता किस रक्त समूह को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए बी, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी बी, ऑप्शन डी ओ। सही जवाब ऑप्शन ए बी। दोस्तों, ए बी जो है उसको सार्वभौमिक स्वीकर्ता के रूप में जाना जाता है, यानी ये किसी से भी ये रक्त जो है वो ले सकता है क्योंकि इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों ही नहीं होते हैं और आरएच कारक भी होता है। कार्ल लैंडस्टीनर को रक्त समूह के पिता के रूप में जाना जाता है। रक्त समूह की खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कार्ल लैंडस्टीनर को रक्त समूह के पिता के रूप में जाना जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये याद रखिएगा क्योंकि कार्ल लैंडस्टीनर पूछेगा कि रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था, तो कार्ल लैंडस्टीनर याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 9, रक्त समूह ओ को कहते हैं? आपके ऑप्शन है ए सर्वग्रहता रक्त समूह, बी सर्वदाता रक्त समूह, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी सर्वदाता रक्त समूह। दोस्तों, ब्लड ग्रुप ओ जो होता है वो सर्वदाता रक्त समूह होता है, वो किसी को भी ब्लड ग्रुप जो है वो दिया जा सकता है। दोस्तों, इसीलिए ओ ब्लड ग्रुप वालों को सर्वदाता कहा जाता है क्योंकि उनके रक्त प्रवाह में ना तो एंटीजन ए और ना ही बी होता है, जिसके कारण वे किसी अन्य ब्लड ग्रुप को रक्त दान कर सकते हैं। दूसरी ओर रक्त समूह ए बी वाले व्यक्तियों को सार्वभौमिक ग्राही कहा जाता है, वो किसी से भी ब्लड ग्रुप मतलब किसी से भी ब्लड ले सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको मतलब सर्वदाता किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है और सर्वग्राही किस ब्लड ग्रुप को कहा जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 10, मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 प्रकार के, ऑप्शन बी 2 प्रकार के, सी 3 प्रकार के, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी 2 प्रकार के। दोस्तों, एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर मानव में रक्त के 4 समूह होते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 4 ब्लड ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें एंटीजन ए होता है वो रक्त समूह ए होता है, जिसमें एंटीजन बी होता है वो रक्त समूह बी होता है, जिसमें एंटीजन ए और बी दोनों शामिल हैं वो रक्त समूह ए बी होता है, जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है वो रक्त समूह ओ होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 11, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 600 संबंधे 4, ऑप्शन बी 600 संबंधे 1, ऑप्शन सी 600 संबंधे 2, ऑप्शन डी 600 संबंधे 3। सही जवाब ऑप्शन बी 600 संबंधे 1। लाल रक्त कोशिकाएं जो हैं हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती हैं। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं एक प्रतिरक्षा तंत्र प्रदान करती है जो शरीर को संक्रामक रोगों और बाहरी पदार्थों से बचाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं जो हैं 4500 से 11000 प्रति माइक्रोलीटर रक्त की परास में होती हैं, जबकि लाल रक्त कोशिकाएं 4.7 से 6.1 मिलियन कोशिकाओं प्रति माइक्रोलीटर की परास में होती हैं। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस करा भी था।
प्रश्न नंबर 12, जीन किससे बने होते हैं? आपके ऑप्शन है ए अमीनो अम्लों से, बी आरएनए से, सी डीएनए से, डी हिस्टोन प्रोटीन से। सही जवाब ऑप्शन सी डीएनए से। जीन आनुवांशिकता की मौलिक भौतिक और कार्यात्मक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक सूचना पहुंचाती है। इसमें वह जानकारी होती है जो किसी भी जीव में किसी विशेष लक्षण को व्यक्त करने के लिए आवश्यक होती है। प्रश्न नंबर 13, मूत्र अम्लीय होता है, इसका पीएच का मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 6, सी 8, डी 11। सही जवाब ऑप्शन बी 6। दोस्तों, सामान्य मूत्र पीएच सीमा 4.5 और 8 के बीच होती है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। अगर कोई भी चीज़ 7 से कम होती है तो वो अम्लीय होती है, इसलिए मूत्र अम्लीय होता है। जबकि 7 से अधिक पीएच वाले पदार्थ का प्राकृतिक रूप से क्षार होते हैं। और अगर कोई भी जिसका पीएच मान 7 के बराबर है तो उस पदार्थ को आप तटस्थ उदासीन कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 14, विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए बेरीबेरी, बी रिकेट्स, सी रतौंधी, डी स्कर्वी। दोस्तों, ऑप्शन ए बेरीबेरी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 15, विटामिन ए की कमी से होने वाला कौन सा रोग है? आपके ऑप्शन है ए बेरीबेरी, बी पेलाग्रा, सी एनीमिया, डी रतौंधी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी रतौंधी। प्रश्न नंबर 16, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 1000 ग्राम, बी 1200 ग्राम, सी 1400 ग्राम, डी 1500 ग्राम। सही जवाब ऑप्शन सी 1400 ग्राम। वयस्क पुरुष के मस्तिष्क का औसत वजन 1336 ग्राम होता है और वयस्क महिला का 1198 ग्राम का वजन होता है। 20 वर्ष की आयु में पुरुष मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम होता है और 65 वर्ष की आयु में मस्तिष्क का वजन लगभग 1300 ग्राम होता है। प्रश्न नंबर 17, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है? आपके ऑप्शन है ए 100 ग्राम, बी 200 ग्राम, सी 50 ग्राम, डी 150 ग्राम। सही जवाब ऑप्शन डी 150 ग्राम। वयस्क मानव गुर्दे का औसत वजन लगभग 120 से 150 ग्राम होता है। प्रश्न नंबर 18, मनुष्य में लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन है तंत्रिका आवेग पर, ऑप्शन बी स्त्रियों के क्रोमोसोम पर, सी पुरुष के क्रोमोसोम पर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन सी पुरुष के क्रोमोसोम पर। एक बच्चे का लिंग पिता से प्राप्त होने वाले गुणसूत्र के प्रकार से निर्धारित होता है। यदि शुक्राणु में एक X गुणसूत्र है तो बच्चा एक लड़की होगी। यदि शुक्राणु में एक Y गुणसूत्र होता है तो बच्चा एक लड़का होगा। Y गुणसूत्र नर विकास को उत्तेजित करने के लिए उत्तरदायी कारकों का वहन करता है। X गुणसूत्र माता विकास को उत्तेजित करने के लिए उत्तरदायी कारकों को वहन करता है। प्रश्न नंबर 19, आरबीसीज की कब्र किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए प्लीहा, बी यकृत, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन ए प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है क्योंकि यह पुराने आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स को हटा देता है। यह एक सक्रिय रक्तवाहिका अंग है और वयस्कों में ब्लड बैंक के रूप में कार्य करता है। यकृत मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है जिसको हम लीवर भी कहते हैं और इसका मुख्य कार्य रसायनों को डिटॉक्सिफाई करना और दवाओं को मेटाबोलाइज करना है। प्रश्न नंबर 20, निम्न में से चेतना ऊतक किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए संयोजी ऊतक को, बी तंत्रिका तंत्र को, सी तंत्रिका ऊतक को, डी उपकला ऊतक को। सही जवाब ऑप्शन सी तंत्रिका ऊतक को। प्रश्न नंबर 21, मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? आपके ऑप्शन है ए 24 जोड़े, बी 23 जोड़े, सी 21 जोड़े, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी 23 जोड़े। मनुष्य में प्रत्येक कोशिका में सामान्यतः 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जो कि कुल 46 होते हैं। तो पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो उसमें ऑप्शन आ सकता है 46। तो आपको पता होना चाहिए कि 46 या 23 जोड़ा, 23 × 2 यानी 46 होता है। इसमें से 22 जोड़े जिन्हें ऑटोसोम कहा जाता है, पुरुषों और महिलाओं दोनों में एक जैसे दिखते हैं। 23वीं जोड़ी जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, पुरुषों और महिलाओं में अलग अलग होते हैं।
प्रश्न नंबर 22, मानव में पर्नीशियस एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? आपके ऑप्शन है विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन B6। सही जवाब ऑप्शन ए विटामिन B12। दोस्तों, पर्नीशियस एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें विटामिन B12 की कमी के कारण पर्याप्त लाल कोशिकाएं नहीं बन पाती हैं। तो ये जो बीमारी है, इसमें लाल रक्त कोशिकाओं के बनने के लिए शरीर को विटामिन B12 की आवश्यकता होती है, बट उसकी कमी हो जाती है। तो उसकी वजह से जो खून की लाल रक्त कोशिकाएं हैं, जिसमें ऑक्सीजन का परिवहन होता है, वो बन नहीं पाता। प्रश्न नंबर 23, सिलिकोसिस रोग है। आपके ऑप्शन है यकृत का, बी फेफड़ों का, सी तंत्रिका विकार, डी गुर्दे का। सही जवाब ऑप्शन बी फेफड़ों का। सिलिकोसिस रोग एक दीर्घकालिक फेफड़ों की बीमारी है जो आमतौर पर कई वर्षों तक बड़ी मात्रा में क्रिस्टलीय सिलिका धूल के अंदर जाने से, यानी ये प्रदूषण से होती है। सिलिका एक ऐसा पदार्थ है जो कुछ तरह के पत्थर, चट्टान, रेत और मिट्टी के प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। जैसे जो लोग खदानों में काम करते हैं, जो लोग ज़्यादा धूल मिट्टी में काम करते हैं, रेत में काम करते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सिलिका अगर वो फेफड़ों में जाता है तो फेफड़ों का एक दीर्घकालिक, एक लंबा टाइम इसमें लगता है, लेकिन उससे ये बीमारी होती है। प्रश्न नंबर 24, मानव की सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए अग्नाशय, बी यकृत, सी तिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब ऑप्शन बी यकृत। दोस्तों, यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और सबसे भारी आंतरिक अंग है। यकृत मुख्य रूप से भोजन के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। इससे एक पाचन किण्वक पित्त रस निकलता है जो वसा के विघटन में मदद करते आए। यकृत को हम लोग लीवर कहते हैं इंग्लिश में। प्रश्न नंबर 25, पीडियाट्रिक्स निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए अस्थि रोग, बी हृदय रोग, सी शिशु रोग, डी नेत्र रोग। सही जवाब ऑप्शन सी शिशु रोग। पीडियाट्रिक्स को हम बाल चिकित्सा या बाल रोग विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है जो शिशुओं, बालों एवं किशोरों के रोग एवं उनकी चिकित्सा से संबंधित है। आयु की दृष्टि से इस श्रेणी में नवजात शिशु से लेकर 12 से 21 वर्ष के किशोर तक आ जाते हैं। तो याद रखिएगा, पीडियाट्रिक्स जो है वो बाल रोग, बाल चिकित्सा विज्ञान या शिशु रोग से संबंधित होता है।